फर्स्ट एक्ट आया दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इसमें देखते हैं कि अब क्या क्या था। नाउ इट मार्क्ड द इनॉग्रल स्ट्राइड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुवर्ड्स सुपरवाइजिंग एंड मैनेजिंग द ईस्ट इंडिया कंपनीज ऑपरेशन विद इन इंडिया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ऑपरेशंस था इंडिया में, इसको गवर्न करना था, सुपरवाइज करना था, ताकि ये कंपनी जो ऑलरेडी इतना ज्यादा डेट क्रिएट कर चुकी थी वो वापस कर पाए। इसके बाद इट मार्क्ड अ पिवटल मोमेंट एट ऑफिशियली एक्नॉलेज द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स प्लेड बाय द कंपनी, thus ट्रांसफॉर्मिंग इट्स स्टेटस। नाउ आपको पता है कंपनी ट्रेडिंग भी कर रही थी, एट द सेम टाइम रेवेन्यू कलेक्शन कर रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन में भी उन लोग घुस चुके थे। तो यहां पर जो है गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन थी, उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया कि कंपनी के पॉलिटिकल रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स को क्लियर कट जो है यहां पर असाइन करना पड़ेगा। एंड द ग्राउंड वर्क फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इन इंडिया। यहां से सम लेवल ऑफ सेंट्रलाइजेशन जो है वो इंडिया में स्टार्ट होता है। आपको पता है इसके पहले देवर 3 इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसीज, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी, दी बंगाल प्रेसिडेंसी एंड दी मद्रास प्रेसिडेंसी। तो यहां पर तो क्या थे, जो तीनों गवर्नर थे ये इक्वल स्टेटस था इनका, ठीक है। ये अपने रीजन में सारे रूल्स बनाते थे, गवर्निंग करते थे। तो ये सब चीज को क्या हुआ कि थोड़ा सा सेंट्रलाइज करना स्टार्ट हुआ फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब देखिए इसमें क्या है कि जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उसको हम लोग कवर करेंगे, बाकी बहुत हिस्ट्री में हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर पॉलिटी में क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड तो बेसिकली जो एक्ट के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे वो आपको उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इट रीब्रांडेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, एक पोजीशन उनका एलिवेट कर दिया गया। जो ऑलरेडी जो बाकी प्रेसिडेंसीज के भी गवर्नर थे जो इक्वल पोजीशन एंजॉय करते थे, तो उससे क्या हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना के एक पोजीशन एलिवेट कर दिया गया कि आप जो है बाकी गवर्नर से थोड़ा सा ऊपर है। उसके बाद दे एस्टैब्लिश एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ 4 मेंबर्स। यहां पर क्या हुआ कि आपको पता है देखिए गवर्नर जनरल के लिए सिर्फ ये पॉसिबल नहीं होता कि वो पूरे कंट्री पे गवर्न करते, तो उनको एक टीम चाहिए होती थी, एक आप बोल सकते हैं एक मिनिस्टर्स का एक ग्रुप चाहिए होता था। तो सबसे इनिशियली एक काउंसिल क्रिएट किया गया, दैट वाज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, और इसमें 4 मेंबर्स होते थे। तो यानी आप बोल सकते हैं 4+1 का सिस्टम आया, जिसमें देवर 4 मेंबर्स एंड 1 गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। द सेम सिस्टम वाज अडॉप्टेड इन दी प्रोविंस ऑल्सो। प्रोविंसेस में भी ऑल्सो इसी तरह का सिस्टम बनाया गया, जहां गवर्नर के पास एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो मेंबर्स थे, अब जो भी लॉ बनाना हो, जो भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लेना हो, वो ये सहमति से यहां पर लिया जाता था। अब यहां पर देखिए जो इनिशियली हम लोग आगे देखेंगे कि चार्टर एक्ट में इसको भी चेंज किया गया था, लेकिन इनिशियली एग्जीक्यूटिव काउंसिल में देवर 4 मेंबर्स। यहां पर ध्यान दीजिए क्योंकि क्वेश्चन यहीं पर बनता है आपसे कि अपार्ट फ्रॉम गवर्नर जनरल देवर 4 मेंबर्स। इसके बाद और क्या हुआ, द हायरार्की ऑफ प्लेसिंग द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। देखिए यहां पर क्या था, ये जो एक्ट लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये बहुत तरीके से क्लैरिटी नहीं ला पाया, लेकिन स्टिल उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं ये कुछ मायने में जो है वो सुपीरियर हैं टू गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। थोड़ा सा इनका जो आप बोल सकते हैं स्टेटस है उसको ऊपर बना दिया गया बाकी गवर्नर से। नाउ इट फैसिलिटेटेड द क्रिएशन ऑफ, यहां पर देखिए एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया इन कैलकाटा इन 1774। अब ये सुप्रीम कोर्ट को लेके भी काफी आगे स्टोरीज हैं जिसको आप पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। यहां पर एक जो चीफ जस्टिस है जिनका नाम था एलाइजा इम्पे, इनका काफी ज्यादा जो है वो टसल चलता था उस समय। वॉरेन हेस्टिंग्स जो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, तो आप इनके बारे में कुछ मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। एक नंद कुमार केस है, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इसमें इंक्विजिटिव हैं, आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस केस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनिशियली ये जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया इसका बहुत ज्यादा पावर टसल हुआ विद दी गवर्नर जनरल एंड इट्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स। तो यहां पर जो है एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हुए, यहां पर आपको जो है गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। इसके अलावा एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्रिएट किया गया, और जो आप बोल सकते हैं कि इनके पोजीशन को थोड़ा सा एलिविएट किया गया ओवर अदर गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। इसके अलावा क्रिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन 1774। बेसिकली जो कंपनी का जो काम होता था, जो उसके लिए जो लीगल जो एक्टिविटीज को वॉच करने के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। एंड आगे हम लोग देखेंगे कि इसका क्या हुआ। इसके बाद फोर्थ हम लोग देखें तो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर हमने देखा था कि ऑलरेडी दी एम्प्लॉयज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वर टेकिंग ब्राइब्स, बहुत ज्यादा जो है वो यहां पर करप्शन हो रहा था। तो यहां पर जो है ये रूल बनाया गया इस रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर कि आप जो है वो प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्ट नहीं कर सकते गिफ्ट्स ब्राइब्स फ्रॉम दी लोकल पॉपुलेशन। एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वर्किंग है उसको कंट्रोल करने का कोशिश किया गया। नाउ इट इनहैंस्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट्स ओवरसाइट ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी बाय मैंडेटिंग दैट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व्हिच गवर्न द कंपनी प्रोवाइड रिपोर्ट्स ऑन इट्स फाइनेंशियल, सिविल एंड मिलिट्री ऑपरेशंस इन इंडिया। देखिए आपको पता है
जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इनका एक गवर्निंग बॉडी था जिसको बोलते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें 24 मेंबर्स होते थे। बेसिकली इसमें जो शेयर होल्डर्स थे इस कंपनी के वो इसके मेंबर हुआ करते थे। तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये काम दे दिया गया कि आप रेगुलर इंटरवल्स पे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को सारे एक्टिविटीज के बारे में रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो आप एक तरह यहां पर देख पा रहे हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्टिविटीज पे थोड़ा सा कंट्रोल लाने का कोशिश की थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो हम लोग ने समझ लिया कि इसका समरी क्या है कि इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए। नाउ इसके बाद क्या होता है कि ये एक छोटा सा एक्ट था, क्योंकि आपको पता है हमने बोला कि जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 इसमें बहुत सारे ऐसे चेंजेस लाए गए जिसकी वजह से बहुत सारा कंफ्लिक्ट क्रिएट हो गया। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो है वो ज्यूरिसडिक्शन और जो आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल और जो गवर्नर जनरल का जो आपका जो ज्यूरिसडिक्शन था उसमें काफी टसल होने लगा। तो इसमें जो है इस एक्ट को जो अमेंडिंग, ये आपको पता है ये पिट्स इंडिया एक्ट के पहले आया था, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिए। इट इज कॉल्ड अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 और ये जो है रेगुलेटिंग एक्ट को अमेंड करने के लिए लाया गया था। तो इसमें क्या हुआ देखिए, इट ग्रांटेड इम्यूनिटी टू गवर्नर जनरल and council from jurisdiction of the Supreme Court for their official actions। जो भी ऑफिशियल एक्शंस लेते थे गवर्नर जनरल और काउंसिल, तो उसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट उस पे अपना ज्यूरिस्प्रूडेंस प्रैक्टिस नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसमें बहुत सारा एक्टिविटीज ऐसा करते थे जिसकी वजह से फ्रीक्वेंट केसेस क्रिएट हो जा सकते थे। तो यहां पर क्या है कि आपको सुप्रीम कोर्ट को ये बोला गया कि आप जो है जो ऑफिशियल एक्शंस में जो गवर्नर जनरल और काउंसिल काम कर रहे हैं उस पे उनका ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। इट सिमिलरली प्रोटेक्टेड द कंपनी सर्वेंट्स फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन। तो यहां पर बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया था तो इसको थोड़ा सा सबड्यू किया गया कि आप जो है वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी को और गवर्नर जनरल और काउंसिल को काम करने दें।